Hi students. Yesterday we had discussed about section 34 in its entirety. In IPC, section 34 was a principle we saw. We saw that there were general principles where a person who is not actually committing the actus reus may be held liable. ये हमने देखा. उसके अंदर 4 बेसिक हेड्स में आईपीसी में डिस्कस किए गए ये मैटर्स. कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34, कॉमन ऑब्जेक्ट 141 to 149 आगे तक वहां जाते हैं, अबेटमेंट 107 ऐड उसके आगे, एंड कॉन्स्पिरेसी 120A एंड 120B. कल हमने देखा कि जहां तक कॉमन इंटेंशन का सवाल है, व्हेन अ एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स in furtherance of common intention of all, ये इंपॉर्टेंट वर्ड था. फर्दरेंस इंपॉर्टेंट था, कॉमन इंटेंशन इंपॉर्टेंट था. तब ये माना जाएगा कि जो भी एक्ट हुआ है he had done it alone. तो अब अगर मैंने कॉमन इंटेंशन बनाने के बाद कैसे भी फर्दरेंस किया हो, तो अब जो भी उसका अंजाम होगा वो ऐसा माना जाएगा कि मैं उसकी दैट एक्ट वाज डन बाय मी अलोन. वो हमने देखा. 34 को अकेला पढ़ना गलत है, बिकॉज 34 के आगे 4 सेक्शंस हैं. 34, 35, 36, 37 एंड 38, ये 5 सेक्शन जिनको पढ़े बिना एग्जैक्ट आंसर नहीं आते. एंड लेट मी टेल यू, इन्हीं सेक्शन में से क्वेश्चंस आते हैं. लेट्स गो टू दीज सेक्शंस. Unfortunately, these sections are normally not touched in LLB levels. But let us now go through section 35. Section 35, whenever an act which is criminal, only by reason of its being done with criminal knowledge or intention, is done by several persons. Each of such persons who joins in the act with such knowledge or intention is liable in the act in the same way as if it was done by him alone with that intention or knowledge. इसको सिंपल वर्ड्स में समझते हैं. जब भी कोई ऐसा मामला हो जो बहुत सारे लोग इकट्ठा कर रहे हो और कॉमन इंटेंशन हमने नहीं बनाई, क्योंकि एक बार हमने कॉमन इंटेंशन बना ली, फिर इट इज इमैटेरियल, क्योंकि आपका एक्ट मेरा एक्ट बन जाता है. बट जहां पे आई हैव एक एक्ट चल रहा है, लेट्स टेक अ एग्जांपल. एक गाड़ी तेज जा रही थी, एक बच्चा उसके नीचे आ गया, लोग इकट्ठे हो गए. अब लोगों ने अपने अपनी तरह से उसको मारना शुरू किया. आपस में कोई मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हुआ. सबको गुस्सा आया कि गाड़ी इतना तेज चला रहा था, बच्चा नीचे आ गया, कोई पीट रहा है, कोई कैसे पीट रहा है. इनमें से एक आदमी गोली मार देता है. देखा जाए तो कलेक्टिव एक्ट है, सारे इकट्ठे उसको चिमड़ गए, सारे मार रहे हैं उसको, एक एक आदमी उसकी पिटाई कर रहा है. सडनली उनमें से एक आदमी उसको गोली मार देता है. अब यहां क्या हुआ? कोई आपस में मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं था, कॉमन इंटेंशन नहीं थी. तो अब हर आदमी, जहां कॉमन इंटेंशन से आप नहीं कर रहे पर एक सेवरल पर्सन एक ही एक्ट कर रहे हैं, तो तब आपकी लायबिलिटी उतनी ही होगी जितना आपकी इंटेंशन या नॉलेज थी. अगर कोई भी ऐसा एक्ट है जो पनिशेबल है बिकॉज ऑफ द इंटेंशन, नेचुरल इंटेंशन होती है, इंटेंशन से पनिशेबल होती है, या इवन नॉलेज है. इंटेंशन और नॉलेज का फर्क हम देखेंगे जाके सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड के अंदर देखेंगे. तो अब ये सिंपल वर्ड में 35 क्या कहता है कि जब एक ही एक्ट, क्रिमिनल एक्ट, सेवरल पर्सन्स कर रहे हैं
और कोई भी आदमी उस एक्ट में ज्वाइन करता है, तो उसकी लायबिलिटी उतनी ही होगी जिस नॉलेज या इंटेंशन से वो अंदर आया, बशर्ते कि उनका आपस में कोई मीटिंग ऑफ माइंड्स, कॉमन इंटेंशन नहीं बना। We can also say similar intention can also be covered under section 35. So एक जब बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया, 10 लोग भागे, उस कार वाले को निकाला। ये जो 10 लोग भागे, इन्होंने आपस में कोई बात नहीं की, एक तरफ देखा भी नहीं, जानते भी नहीं कौन है, पर गुस्सा आ रहा था सबको। सबने अपनी अपनी तरह पीटना शुरू किया। सबकी सिमिलर इंटेंशन थी, सबकी कॉमन इंटेंशन नहीं थी। पर सपोज जब वो भागे, उन्होंने कहा ये अमीर बहुत अपने आप को समझते हैं, गाड़ी वाले गरीब लोगों को कुछ समझते नहीं है। क्या समझते हो, पीट रहे हैं भाई, चलो पीटें। अब मीटिंग ऑफ माइंड्स हो गया, अब कॉमन इंटेंशन होती है। बट अब जैसा कि मैंने बोला, अगर सब अपनी अपनी अलग इंटेंशन से आ रहे हैं, चाहे एक्ट सेवरल पर्सन्स कर रहे हैं, लायबिलिटी उसकी उतनी होगी जो इंटेंशन या नॉलेज से वो उस इंसिडेंट में कूदा था। आई होप आई एम क्लियर ऑन सेक्शन 35। तो सेक्शन 35 का लास्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आई कम बैक टू द लास्ट लाइन। If it is done by several persons, each of such persons who joins in the act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if the act was done by him alone with that intention or knowledge with which he joined the act. यानी कि वो अब कॉमन इंटेंशन के लिए लायबल नहीं है, जिस इंटेंशन या नॉलेज के साथ वो बीच में कूदा था उसी के लिए लायबल है। आई होप आई एम क्लियर। सो यू नो, ये चीज बहुत बार आ जाती है, इसलिए जब भी आपका प्रोपोजिशन आए, सबसे पहले ये देखो कि क्या इसमें मीटिंग ऑफ माइंड्स है, क्या कहीं पे इन्होंने कॉमन इंटेंशन बनाई है, और अगर इन्होंने कॉमन इंटेंशन नहीं बनाई है तो इनकी इंटेंशन क्या थी वो देखो। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट सेक्शन 35। मैं एक बार दोबारा रीडिंग देता हूं। व्हेनेवर एन एक्ट विच इज क्रिमिनल, क्यों? क्योंकि उसमें इंटेंशन या नॉलेज ही उसको क्रिमिनल बनाती है। विच इज क्रिमिनल ओनली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन with a criminal knowledge or intention is done by several persons, then each of such persons who joins in the act with such knowledge or intention is liable for the act as if he had done alone with that intention or knowledge with which he joined the act, not with the intention or knowledge of others, because there is no common intention made, there was no meeting of minds. I hope everybody now is clear about this section. Okay, once we are clear with this, now let's go to section 36. 36 now basically deals with both एक्ट एंड ओमिशन। दोनों वर्ड्स एक्चुअली ऑपोजिट है, एक्ट का उल्टा होता है ओमिशन। तो जहां मैंने पार्शियली एक्ट किया और पार्शियली ओमिशन किया, तो ये हम पहले भी देख चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूं। एक्ट ऑल्सो इंक्लूड्स इलीगल ओमिशंस, तो वो सेम एस्पेक्ट यहां कवर होता है। तो जहां एक जेलर है, वो एक कैदी की पिटाई भी करता है और उसको खाना भी नहीं देता है, और कैदी मर जाता है, नाउ दोनों के लिए वो लायबल है। सो इट विल बी डीम्ड एज इफ दे हैव डन द एक्ट। सो लेट्स सी दिस सेक्शन 36। Wherever the cause
causing of a certain effect or an attempt to cause that effect by an act or by an omission is an offense. तो जहां भी एक इफेक्ट है, इफेक्ट क्या है? मौत हो गई कैदी की, बाय एन एक्ट और बाय एन ओमिशन इज एन ऑफेंस. कैदी को मारना भी ऑफेंस है और कैदी का खाना बंद करना भी ऑफेंस है, अनलेस के लॉ ने कहीं अलाउ ना किया हो. इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट द कॉजिंग ऑफ दैट इफेक्ट partly by an act and partly by an omission is the same offense. Illustration देखते हैं. A intentionally causes Z's death, partly by illegally omitting to give Z food, and partly by beating Z. A has committed murder. इस तरह के प्रोपोजिशंस आते हैं. कैदी की मौत होगी क्योंकि उसको खाना नहीं दिया. एक तरफ तो खाना नहीं दिया और एक तरफ उसकी पिटाई हुई. अब क्वेश्चन ये उठा कि पिटाई से मरा कि खाना नहीं देने से मरा. कि कैसे बताएं कि इसका असर तो इतना था और खाना ना देने का असर इतना था उसकी मौत में, और मारने का असर इतना था. दोनों ही, अगर दोनों इलीगल हैं तो फिर दोनों को इकट्ठा कंबाइंड तरीके से देखा जाएगा. इससे एक बड़ा अच्छा प्रिंसिपल निकलता है. आईपीसी में एक्ट एंड ओमिशन, or rather I will use the word illegal omission. Act and illegal omission have the effect which is synonymous. बराबर का इफेक्ट होता है. और यह भी हो सकता है कि एक ट्रांजैक्शन में आधा एक्ट हो और आधा इलीगल ओमिशन हो, इफेक्ट सेम माना जाएगा. सो ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू का क्वेश्चन है. How does IPC treat act or illegal omission? ये क्वेश्चन आएगा. You have to tell, sir, in IPC, act and illegal omissions are treated synonymously. Right from section 2, which uses the word act or omission, or we go to section 32, which says that omissions are equivalent to acts, and 33, which says series of illegal omissions are same as illegal acts. And going further to section 36, which says that the effect of an act and an illegal omission, even in the same transaction, can be taken as the same. So 36 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें ये जवाब देने के लिए. आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस. अब हम आते हैं सेक्शन 37, कोऑपरेशन. सी व्हेन आई से कोऑपरेशन, कोऑपरेशन में कायदे से तो कॉमन इंटेंशन होता है. कोऑपरेट का मतलब क्या होता है? हम कॉमन इंटेंशन से कर रहे हैं. 37 का बैकग्राउंड क्या है मैं बताता हूं. 34 की जब हम लैंग्वेज पढ़ते हैं, व्हेन अ एक्ट इज डन, अ एक्ट, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट, अ बेसिकली मेंट वन एक्ट, हमने देखा, और इट कैन मीन अ सीरीज ऑफ एक्ट्स. बट सपोज दो लोग कॉमन इंटेंशन बनाने के बाद डिफरेंट टाइम पे वो एक्ट करते हैं, यानी कि सीरीज ऑफ एक्ट डिफरेंट लोग कर रहे हैं. कॉमन इंटेंशन है पर डिफरेंट लोग डिफरेंट टाइम्स पे कर रहे हैं. बट उनका कॉमन इंटेंशन है कि जो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट है वो वही मिल जाए. देन क्या हम उसको 34 का प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं?
This section 37 says yes. तो कायदे से when a criminal act, अ का एक और पहलू है, एक और डायमेंशन है, सेक्शन 37 कहता है कि a act may be a cooperative act which may be spread over a long time and which may be now brought about by various accused. एग्जाम्पल लेते, एक जज एक जेलर है, जेलर 5 दिन एक जेलर की ड्यूटी होती है, 5 दिन दूसरे की। एक ऐसा कैदी आ गया जो सब हेट कर रहे हैं, इंडिया का मोस्ट वांटेड कैदी है वो, कसाब जैसा कि पार्लियामेंट अटैक वाला, ऐसा कोई। ये जेलर को खुंदक है क्योंकि वो तो इंडिया सारे उसको हेट कर रहे हैं। वो जान के उसकी फूड में, उसके खाने में पॉइजन मिलाता है। 5 दिन वो अपना पॉइजन, उसको हल्का हल्का आर्सेनिक डालता रहता है। 5 दिन के बाद दूसरे जेलर की ड्यूटी आती है। आफ्टर फॉर्मिंग अ कॉमन इंटेंशन, वो अपनी तरफ से अब डालता रहता है। दोनों जब मिलाते हैं 10 दिन के बाद वो कैदी मर जाता है। अब कायदे से क्या ये अ एक्ट में आएगा? डज इट कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ अ क्रिमिनल एक्ट? क्या ये अ क्रिमिनल एक्ट की परिभाषा में आ रहा है? ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का जवाब आता है सेक्शन 37 में। इसीलिए जब हम कहते हैं कोऑपरेटिव एक्ट, इट बेसिकली मीन्स कि जरूरी नहीं है कि ये एक्ट एट द सेम टाइम हो रहा हो, वरिंदर कुमार घोष की तरह सब इकट्ठे हों। हो सकता है एक पहले अपना काम कर गया, दूसरा बाद में अपना काम कर रहा है, तीसरा अपना बाद में आके काम कर रहा है। ये भी हम सेक्शन 34 के प्रिंसिपल में ला सकते हैं, प्रोवाइडेड, बशर्ते कि सबका कॉमन ऑब्जेक्ट या कॉमन इंटेंशन इसी मामले में हो। सो इफ वी हैव अ कॉमन इंटेंशन टू अचीव दैट गोल, दैट ऑफेंस, देन वी विल बी लायबल cooperatively. Let's go through section 37. When an offense is committed by means of several acts, when an offense is committed by means of many acts, a act, मैंने बोला आपको a act का elaboration है section 37. Several acts. Whoever intentionally cooperates in the commission of that offense by doing any one of those acts, either singly or jointly with any other person, common intention, commits that offense. अलग अलग कर रहे हैं, अंजाम वही चाहते हैं, सब वही अलग अलग कर रहे हैं, बट दे ऑल हैव द सेम डिजायर्ड इफेक्ट की उनका डिजायर है। इट विल बी डीम्ड सबने ऑफेंस करा है। यानी कि 34 का प्रिंसिपल हम कोऑपरेटिव एक्ट्स में भी लगा सकते हैं। इसके जो इलस्ट्रेशंस हैं ये ही एग्जाम में आते हैं। सारे इलस्ट्रेशंस, खासकर जो आखिरी वाला है, बहुत ध्यान से करने हैं। लेट्स रीड द इलस्ट्रेशंस। ए एंड बी एग्री, इंपॉर्टेंट वर्ड। ए एंड बी एग्री का मतलब क्या है? कॉमन इंटेंशन। ए एंड बी एग्री टू मर्डर जेड बाय सेवरली and at different times, giving him small doses of poison. A and B administered the poison according to the agreement
with an intent to murder Z. Z dies from the effects of several doses so administered to him. Here, A and B intentionally cooperate. ये word बहुत important है. Cooperate intentionally. Meeting of minds, common intention. Here, A and B intentionally cooperate in the commission of murder, and as each of them does an act by which the death is caused, they are both guilty of the offense, though their acts are separate. Can separate acts after the formation of a common intention be covered by section 34? Yes. We have a complete section 37. अब अगर यही क्वेश्चन आए और अब आप इसको 37 के कंटेक्स्ट में डिस्कस करो, नेचुरली यू विल गेट 8 आउट ऑफ 10. ऑर्डिनरी स्टूडेंट क्या करेगा? 34 के कंटेक्स्ट में डिस्कस करेगा. हमारे पास एक स्पेशल सेक्शन है. प्लीज कवर दिस. लेट्स गो टू इलस्ट्रेशन बी. A and B are joint jailers, and as such have the charge of Z, a prisoner, alternatively for 6 hours at a time. A and B, intending to cause Z's death, knowingly cooperate. Meeting of minds in causing that effect by illegally omitting each during the time of his attendance to furnish Z with food supplied to them for that purpose. Z dies of hunger. Both A and B are guilty of the murder of Z. अब ये कैसे पता लगाएं कि ए के खाना ना देने से मरा कि बी के ना मरा? दोनों का कोऑपरेटिव एक्ट था, इंटेंशनल था. सो जहां पे अलग अलग एक्ट्स हैं पर एक चीज कॉमन थ्रेड क्या है? कॉमन इंटेंशन. कॉमन इंटेंशन बनाने के बाद अलग अलग एक्ट्स कर रहे हैं बट उनका अंजाम एक ही है. उनका कॉमन इंटेंशन उस अंजाम को, उस डिजायर्ड इफेक्ट की है, तो दोनों की बराबर की लायबिलिटी है. इसका जो सी है, अगला इलस्ट्रेशन, दिस इज द इलस्ट्रेशन आई विल एक्सपेक्ट इन द मेंस. बहुत कम लोग हैं जो 35, 36, 37, 38 पढ़ते हैं, 34 पढ़ के छोड़ देते हैं. वी डोंट हैव टू फॉरगेट दीज सेक्शंस. और ये जो सी इलस्ट्रेशन है, बहुत ध्यान से सुनो. A jailer, has the charge of Z, a prisoner. A, intending to cause Z's death, illegally omits to supply Z with food. A jailer है, उसके पास Z है. A wants to kill Z, illegally उसको starve करना शुरू करता है. In consequence of which Z is much reduced in strength. बड़ा पतला हो जाता है, बहुत ही वीक हो जाता है. But the starvation is not enough to cause death. बहुत वीक हो जाता है पर मरता नहीं है. शिकायत हो जाती है. सडनली ह्यूमन राइट्स वाले आते हैं, वो देखते हैं इसको तो बिल्कुल अधमरा कर दिया इन्होंने, और जेलर को डिसमिस कर देते हैं. ए इज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज ऑफिस. उसकी जगह बी आता है. अब बी जो नया जेलर आया है, वो उसका और ए का मीटिंग ऑफ माइंड्स कहीं नहीं हुआ. ए को डिसमिस कर दिया, खाना नहीं दे रहा था, शिकायत होगी, ह्यूमन राइट्स वाले आए, पता लगाया, इंक्वायरी हुई, डिसमिस हो गया. जो बी आया, बी अब नेचुरली जेलर तो आना ही है कोई, उसका ए से कोई लेना देना नहीं है, पर बी को भी खुन्नस है क्योंकि जो जेड है वो एक ऐसा मुल्जिम है, ऐसा कैदी है जो सारे चाहते हैं मर जाए. He has done a huge offense against India. Everybody wants him dead. B अपनी तरफ से उसको भूखा रखना शुरू करता है.
उसकी अपनी खुन्नस है. Similar intention. Similar intention. Not common intention. अब बी के भूखा रखने से जेड मर जाता है. अब क्या होगा? लेट्स रीड. And B succeeds in B without collusion or cooperation with A. Most important line. B without collusion or cooperation with A illegally omits to supply Z with food, knowing that he is thereby likely to cause Z's death. Z dies of hunger. Ab B is guilty of murder, but A, as he did not cooperate with B, is only guilty of attempt to commit murder. अपनी अपनी नॉलेज, अपने अपने इंटेंशन के लिए लायबल हैं. नाउ ए इज नॉट लायबल फॉर द डेथ कॉज्ड बाय बी, सो बी विल बी लायबल फॉर मर्डर. और ए ने कोशिश की थी मारने की, यानी कि आई कांट फासन the offense of murder on A because there was no meeting of minds, there was no fusion of ideas, there was no connection of mind for cooperation. This is the reason why we do not hold A responsible for the act of B. So one thing is very clear. Moment there is a meeting of minds, fusion of ideas, prior concert, each person becomes liable for the act as if he had done it alone. अब अगर जाने से पहले ए को जब डिसमिस किया, बी मिलता उसको और बी उसको कहता तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, तुम फिक्र मत करो, मैं मारूंगा. और ए कहता है देख भाई, मैं तो अपनी नौकरी खो दी, इंडिया का दुश्मन था ये, मैं तो अपने देशभक्ति कर रहा था, तुम देशभक्ति करना. बी कहता है डोंट वरी ए, तुम जाओ, डिसमिस हो गए, कोई बात नहीं, मैं पूरा करूंगा काम. अब ए वुड ऑल्सो हैव बीन लायबल. अब कॉपरेशन हो जाता. सो दैट इज द रीजन व्हाई वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर, अगर जो एंड हमने लेना है, जिसको हम डिजायर्ड इफेक्ट कहते हैं, उसके लिए हम पहले ही कोई कॉमन इंटेंशन बना के आगे चलें. इन दैट केस both would be liable. अगर हम इसी मामले को लें, ए और बी अलग अलग काम कर रहे थे. ए अपनी इंटेंशन से कर रहा था, बी अपनी इंटेंशन से कर रहा था. तो यही क्वेश्चन जब आता है तो आपको बहुत सारे एंगल से जवाब देना है. पहला पॉइंट आपने लिखना है कि इसके अंदर पहला 37 का प्रिंसिपल देख के कोऑपरेशन क्या होता है. अब व्हाट इज अ कोऑपरेटिव एक्ट, पहले आप इससे शुरू करो. A cooperative act is one in which there is a meeting of minds, fusion of ideas, a prior concert. In other words, the principle of section 34 is imported. First point. Second point. As given by section 35, if an act is done by several persons and there is no meeting of minds, then each person is liable for his own act, for that intention or knowledge with which he had done this act. In this proposition, A had an intention to kill Z. However, he did an act, but it was not enough to kill. It was an attempt to murder. B had similar intention, not common intention. And now describe the difference between common intention and similar intention. B had a similar intention. And now he again starved Z so that Z died. B had an intention to kill. B is liable for murder, whereas A is liable for only attempt to murder. The question arises, why is A not liable for murder?
Because A, there was similar intention and not common intention. There was no meeting of minds for the desired effect. I hope I am very clear कि ऐसे आंसर्स किस तरह देने हैं, क्या क्या चीजें आपने को लिंक करनी है इसमें. We now come to section 38. Persons concerned in criminal act may be guilty of different offenses. बहुत क्वेश्चन आए हैं इस सेक्शन पे. एक क्रिमिनल एक्ट करते वक्त कॉमन इंटेंशन बनाने के बाद आई मे स्टिल बी लायबल फॉर अ सेपरेट ऑफेंस. सिंपल वर्ड्स में पहले बात करते हैं. दोस्तों ने प्लान बनाया, ए बी सी डी ने कॉमन इंटेंशन बनाई जेड को पीटने की, सिर्फ पीटने की. जेड उनको रास्ते में मिल गया, चारों ने उसको पीटना शुरू किया. इतने में डी ने अपनी गन निकाल के जेड को गोली मार दी. There was no common intention. No common intention to kill. The common intention was only to cause hurt. A, B, C will be liable only for 323, 341, रास्ते में रोकना और उसको पीटना, wrongful restraint and simple hurt, read with section 34. So A, B, C, D, 323, 341, 34. D, added offense of murder. एक बार इस सेक्शन को पढ़ते हैं. वन सेक्शन मार्क कर लो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोपोजिशन इस पे आएगा. लेट्स सी. Where several persons are engaged or concerned in the commission of a criminal act, they may be guilty of different offenses by means of that act. अगर हम सिर्फ ये लाइन पढ़ें तो इसमें थोड़ी कंफ्यूजन आती है. एक बार इलस्ट्रेशन में चलते हैं. A attacks Z under such circumstances of grave provocation that his killing of Z would only be culpable homicide, not amounting to murder, क्योंकि वो exception 1 में जाएगा 300 के. B, having ill will towards Z and intending to kill him and not having been subject to provocation, assists A in killing Z. Here, though A and B are both engaged in causing Z's death, B is guilty of murder. A is guilty only of culpable homicide. बहुत अच्छा. Macaulay is brilliant. बहुत अच्छा उसने एक एग्जाम्पल दिया है. लेट्स डिस्कस दिस, क्योंकि ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम्स में एज इट इज आएगा. एक बात तो इंपॉर्टेंट है, असिस्ट ए. असिस्ट का मतलब क्या हो गया कि दोनों का कहीं ना कहीं मीटिंग ऑफ माइंड है. बट किस चीज का, ये तो क्लियर नहीं है. असिस्ट लिखा है सिर्फ. सो लेट अस नाउ स्टार्ट डिस्कसिंग दिस एस्पेक्ट. जेड और ए की लड़ाई होगी. ए और जेड की लड़ाई होगी. कार पीछे कर रहा था, गाड़ी पीछे कर रहा था, जेड की गाड़ी को टच होगी. ए और बी गाड़ी में बैठे थे. ए की पुरानी टूटी सी मारुति थी, उसकी मर्सिडीज थी जेड की. जेड नीचे उतरा, गालियां देता देता आया. गाली सुन के ए ने कहा गाली क्यों देता, और गाली दी और एक चांटा भी मारा. ए उसको मारने लग पड़ा, बट ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन. और उसको मारते मारते अब वो ग्रेव प्रोवोकेशन, उसे और बोला, हिम्मत है, और उकसाया, और उकसा गया. जेड उसको और उकसाता गया, चूड़ियां पहन ले वगैरह वगैरह. उसने एक रॉड उठाई है, एक पत्थर उठाया बड़ा सा,
और वो मारना है या रॉड से मारना शुरू किया। अब अगर Z मर भी जाए तो A विल कम इन द एक्सेप्शन, बिकॉज एक्सेप्शन 1 में आ रहा है और सडन फाइट में दोनों जगह आ रहा है। तो इवन अगर मर जाए तो ही विल गेट द बेनिफिट ऑफ एक्सेप्शंस और A विल बी लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। B जो है वो Z को जानता है और उसकी दुश्मनी है। जब लड़ाई हो रही होती है A और Z की और A उसको पिटाई कर रहा है, कोई रॉड उठा रहा है, मर नहीं रहा वो, अब B चुपके से उसके हाथ में एक चाकू दे देता है, A के हाथ में चाकू दे देता है। गुस्से में तो है ये, तो गुस्से में वो उसको चाकू मार देता है। अब क्या हुआ, A को अभी भी बेनिफिट मिलने वाला है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का या सडन फाइट का, दोनों एक्सेप्शंस में है। A का कन्विक्शन होगा 304 पार्ट 1 में, इंटेंशनली मार रहा है। B बहुत चालाकी से जानते हुए कि A उसको अभी छुरा मारेगा, उसके हाथ में छुरा रख रहा है। मारा किसने? A ने। B की लायबिलिटी ज्यादा है क्योंकि उसको कोई एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। सो B इज लायबल फॉर कमिटिंग मर्डर बाय अबेटमेंट, ऑफ कोर्स, बाय एडिंग, एंड A is liable for culpable homicide not amounting to murder. बहुत ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन है, ध्यान से इसको पढ़ना है, यही क्वेश्चन आ जाए। इस केस में 2-3 पॉइंट्स बनते हैं। अब ये इलस्ट्रेशन पढ़ने के बाद अब पढ़ते हैं वापस सेक्शन 38, वेयर सेवरल पर्सन्स आर एंगेज्ड और कंसर्न्ड। एंगेजमेंट कब होता है? नॉर्मली आप कोई ना कोई मीटिंग ऑफ माइंड के साथ आते हो। इन द कमीशन ऑफ अ क्रिमिनल एक्ट, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग एक क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं, they may be guilty of different offenses by means of that act. एक और एग्जांपल लेते हैं। तीन चोर हैं, वो कॉमन इंटेंशन बनाते हैं घर में चोरी करने की। घर के अंदर जाते हैं, तीनों चोरी कर रहे हैं, ऊपर 2 चोर ऊपर फटाफट कर रहे होते हैं, रैंसैक कर रहे होते हैं। जो तीसरा चोर है वो दरवाजा खोलता है, एक लड़की देखता है, एंड अनफॉर्चुनेटली ही रेप्स हर। कॉमन इंटेंशन किस चीज की थी? सिर्फ चोरी की। रेप का एक्ट सी का अपना है। A and B cannot be held liable for the rape of the girl. Only C is liable. तो तीनों की लायबिलिटी नो डाउट चोरी की है, बट जो रेप की लायबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ C की है। यही प्रिंसिपल इस सेक्शन का हम लगाते हैं। एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उठता है, जो उठा हमारे बरिंदर कुमार घोष से। बरिंदर कुमार घोष ने कहा, चलो मैं जानता था कि दे आर कमिंग फॉर वो पोस्ट ऑफिस लूटने जा रहे हैं, पर मैंने थोड़ा ना कहा था तो मर्डर करो। तो कॉमन इंटेंशन मेरी मर्डर की थोड़ा ना थी, हम तो पोस्ट ऑफिस लूटने आए थे, मैंने आपको मर्डर करने को थोड़ा ना कहा था। तो बहुत ब्यूटीफुली उसी जजमेंट में एक चीज और आई थी। बरिंदर कुमार घोष ने देखा था कि वो गन्स लेके गए हैं, उसको पता था कि ये कॉन्सिक्वेंस हो सकता है।
ये चीज हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम अगले टॉपिक में कॉन्स्पिरेसी है, उसके बाद मैं आपको अबेटमेंट कराऊंगा, तो ये चीज ज्यादा क्लियर होगी कि जहां पे मुझे दिख रहा है कि ये हो सकता है, कल को मैं ये बेनिफिट नहीं क्लेम कर सकता कि मैंने तो चोरी का किया था। अब अगर हम वही चोरों वाला केस देखें, दे कुड नॉट हैव फोरसीन के सी रेप कर देगा, बट सपोज तीनों गन्स लेके गए थे, तो अब ये तो फोरसी किया जा सकता था कि गोली चल सकती है, मर्डर हो सकता है। तो गन लेके जा रहा है, फूल माला लेके नहीं जा रहा है। इसीलिए जो एक्ट आप करने जा रहे हो उसका अगर, एंड आई एम गोइंग टू यूज अ इंपॉर्टेंट टर्म, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस दिख रहा है आपको, कल को आप ये बेनिफिट नहीं मांग सकते, सर हमने कॉमन इंटेंशन तो मारने की थी। तो जहां अब वो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था, ए बी सी गए मारने, पीटने गए, वो देख लेते कि सी के हाथ में गन है, पीटने जा रहे हैं, दे कुड हैव सीन प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस, सी का बिल्कुल मर्डर हो सकता है। ये एक चीज हमेशा याद रखनी है कि हमेशा प्रोपोजिशन में एक चीज आ जाती है, कॉमन इंटेंशन उन्होंने तो मारने की बनाई थी, पीटने की बनाई थी, मर्डर की थोड़ा ना बनाई थी। तो अब ये देखो प्रोपोजिशन में क्या ये तो नहीं लिखा कि ए बी सी डी जब पीटने जा रहे थे तो डी और सी ने गन्स निकाली और कहा हमने अभी वेल ऑयल की हुई है, जरूरत पड़े तो हम यूज भी कर सकते हैं, और वापस रख लिया। अब ए और बी को पता है कि इनके पास गन्स हैं, पीटने जा रहे हैं, गन यूज हो सकती है। कल को 4 रॉबर्स हैं, बैंक लूटने जा रहे हैं, उनको पता है कि 2 के पास गन्स हैं। जैसे ही वहां पे सिक्योरिटी गार्ड उनको हाथापाई करता है, गोलियां चला देते हैं, मर जाता है सब ये गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड। ये और भी कहते हैं जी हमने तो बैंक लूटने की कॉमन इंटेंशन की थी, हमने मर्डर की थोड़ा ना की थी। किसने कहा था सी और डी को मर्डर कर दो? हम तो कॉमन इंटेंशन की थी कि चलो जी बैंक लूटेंगे। गन्स उन्होंने देखी थी, उनको पता था सी और डी के पास गन्स हैं, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है, बैंक लूटने जा रहे हैं, शादी ब्याह नहीं कराने जा रहे, बिल्कुल हो सकता है बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये कुछ चीजें, ये जो मैं बात कर रहा हूं प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस का, ये बरिंदर कुमार घोष में ही डिस्कस की गई थी। ये जब मैं अबेटमेंट के चैप्टर में आऊंगा, मैं वापस इस पॉइंट पे आऊंगा और वापस इस चीज को डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट कीप इट एट द बैक ऑफ योर माइंड। ये बारीकियां हैं, ये आईपीसी की बारीकियां हैं। जब तक ये बारीकियां नहीं पकड़ते हैं, हम कभी भी आईपीसी के मास्टर नहीं बन सकते हैं। ये बारीकियां पढ़ने के लिए ये सारे सेक्शंस जो हैं, ये मैकॉले ने सोच समझ के लिखे हैं, ताकि कोई रास्ता बचने का ना निकले। हर पॉइंट को प्लग किया है मैकॉले ने, ब्यूटीफुली किया है। I hope now everybody is clear about sections 34, 35, 36, 37 and 38, उनके propositions क्या बनते हैं और उनको आंसर कैसे देना है। अब क्योंकि हमने अभी अभी 34 डिस्कस किया है, 34 का जो हमने वर्ड्स डिस्कस किए थे, when a criminal act is done, suppose criminal act is not done, but common intention to commit an offense is done. सिर्फ कॉमन इंटेंशन हमने बनाई। एग्जाम्पल लेते, 5-6 दोस्त बैठे हैं कि यार कोरोना में बुरा हाल हो गया है, गरीबी आ गई है, पैसे मिल नहीं रहे हैं, सबसे अच्छा तरीका है बैंक लूटते हैं। बैंक लूटने का उन्होंने प्लान बनाया। उनको पता नहीं था कि अभी तो वो एक कमरे में आराम से बैठ के एक होटल के कमरे में बात कर रहे थे, साथ वाले कमरे में पुलिस वाले ठहरे हुए थे। उन्होंने पूरी बात सुन ली। अब एक्ट सीरियस तो हुआ नहीं है, अभी तो सिर्फ इंटेंशन बनी थी, तो क्या उनको गिरफ्तार किया जा सकता है? इसके लिए हम आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि ये दोनों जुड़े हुए हैं।
कॉमन इंटेंशन में डन वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं द लॉ ऑफ कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी को ऑफेंस क्यों बनाया? देवेंद्र पाल सिंह वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली 2002 सुप्रीम कोर्ट। द encouragement and support which co-conspirators give to one another, rendering enterprises possible which, if left to an individual effort, would have been impossible, furnish the ground for severe and well-deserved punishment to the conspirators. वो एक्ट जो एक आदमी अकेला नहीं कर सकता था, क्योंकि अब उसमें और हाथ जुड़ गए और इसलिए वो ऑफेंस हुआ, पनिशमेंट भी इनकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और यहां पे हम आते हैं अब द लॉ ऑफ कॉन्स्पिरेसी। Conspiracy is again an inchoate offense. INCOHATE, inchoate. Inchoate का मतलब होता है वन लेग्ड, एक टांग पे खड़ा। अगर मैं कहूं कॉन्स्पिरेसी, कोई मायने नहीं है। किस चीज की कॉन्स्पिरेसी? मर्डर की, बैंक लूटने की, किस चीज की? अगर मैं कहूं अटेम्प्ट, अटेम्प्ट किस चीज का? कोई मायने नहीं। तो जब तक उसके साथ जोड़ा ना जाए, अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए दो टांग जरूरी है, एक टांग का कोई मतलब नहीं है। अबेटमेंट, किस चीज का अबेटमेंट? कोई वैल्यू नहीं। तो जब तक हम उसकी दूसरी टांग नहीं खड़ी करते उसके साथ, तब तक उस ऑफेंस की कोई वैल्यू नहीं होती है। इनको हम कहते हैं इनकोहेट ऑफेंसेस। हमारे सारे इनकोहेट ऑफेंसेस में अबेटमेंट, अटेम्प्ट, कॉन्स्पिरेसी, इनमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्स्पिरेसी है। क्यों? ग्लैनविल विलियम्स, मेरा फेवरेट जूरिस्ट, क्रिमिनल लॉ पे ही इज एन अथॉरिटी। ग्लैनविल विलियम कहता है अगर एक इंटेंशन पनिशेबल नहीं है आईपीसी में, तो दो इंटेंशंस पनिशेबल कैसे हो सकती हैं? व्हाट इज कॉन्स्पिरेसी? मीटिंग ऑफ माइंड्स टू कमिट एन ऑफेंस और डू एन इलीगल एक्ट। तो अगर आप कहते हो कि एक इंटेंशन अकेली, मैंने बोला ना, खाली मेंजरिया पनिशेबल नहीं है। merely one mensria is not punishable. How can two mensrias which come together be punishable? This is what makes the law of conspiracy a very complicated, a very tedious law. अगर देखें हम, लॉ ऑफ कॉन्स्पिरेसी यूज होना बहुत बाद में शुरू हुआ है। When I was a policeman, तो हम 34 ज्यादा यूज करते थे। कॉन्स्पिरेसी का यूजेज इट स्टार्टेड एक्चुअली इन 1980s। पहले बहुत कम करते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी हैं सुप्रीम कोर्ट की, प्रीवी काउंसिल की भी, पर इतना ओपनली, इतना जल्दी नहीं यूज करते होते। हमें लगता था कहां से प्रूव करेंगे कॉन्स्पिरेसी, 34 आसान होता था।
34 में हमने यही दिखाना है, मौके पे प्रेजेंट है, मौके पे प्रेजेंट है तो कॉमन इंटेंशन तो प्रूव हो गया, तो डन के अंदर प्रूव हो जाता था ऑटोमेटिकली, फायदा था। कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आए जहां पे 34 प्रूव करना जरूर मुश्किल था, बट कॉन्स्पिरेसी प्रूव करना आसान था। उनमें जो दो सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आए, एक इंदिरा गांधी मर्डर केस, केआर सिंह वर्सेस स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1988 सुप्रीम कोर्ट, इंदिरा गांधी मर्डर केस है, और एक राजीव गांधी मर्डर केस, नलिनी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1999 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसीज थी। इंदिरा गांधी को मारने की अलग बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसीज थी, और राजीव गांधी की तो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, लंबी चौड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। धनु ने मारा था, बट उसके पीछे बहुत सारे लोग थे। वन आइड जैक था, नलिनी थी, प्रभाकरन था, एलटीटी थी, सारा था, सबको अंदर लाना था। ये नहीं कि सिर्फ मर्डर के मामलों में था, एक और, इवन इन द इकोनॉमिक फ्रंट, इकोनॉमिक मैटर्स, बहुत फेमस केस आया था हर्षद मेहता का, राम नारायण पोपली वर्सेस सीबीआई 2003 सुप्रीम कोर्ट। फिर बहुत सारे स्कैम्स आने शुरू हो गए। कॉमनवेल्थ गेम्स का स्कैंडल स्कैम आ गया, 3G आ गया, राजा वगैरह अरेस्ट हुए। रियलाइज हुआ कि कॉन्स्पिरेसी का लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, क्योंकि पर्दे के पीछे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं जो ओपन में नहीं आते हैं। 34 लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इज डन विथ कॉमन इंटेंशन। कहां से दिखाएं कॉमन इंटेंशन? सेक्शन 120B started being used more. आज के दिन में सेक्शन 120B कॉन्स्पिरेसी एक बहुत बड़ा हथियार है पुलिस का। कोई भी जो केस आजकल बड़े आ रहे हैं, 120B उनमें बहुत आ रहा है। आईपीसी जब शुरू हुई थी 1 जनवरी 1862, सिर्फ 2 एस्पेक्ट थे कॉन्स्पिरेसी के। पहला था सेक्शन 107, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, क्लॉज बी। Abetment by conspiracy was abetment provided the act abetted was completed, is done. अगर वो एक्ट जो हमने अबेट किया है कॉन्स्पिरेसी करके वो पूरा ना हुआ, अबेटमेंट नहीं है। कॉन्स्पिरेसी बेसिकली इंग्लिश लॉ में सिविल लॉ का पार्ट था। सबको लगता था कॉन्स्पिरेसी कहां से प्रूव करेंगे, मीटिंग ऑफ माइंड्स है तो, और माइंड्स हैं। इसीलिए जब हमारी आईपीसी बनी, कॉन्स्पिरेसी का लॉ बहुत ही छोटा था, सिमटा हुआ था। सेक्शन 107 was the head section of conspiracy, and in that law, till the act was completed, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी वॉज नॉट पनिशेबल। वो अबेटमेंट ही नहीं है। अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी डेफिनेशन में तभी कंप्लीट होता था अगर एक्ट अबेटेड बाय कॉन्स्पिरेसी वॉज कंप्लीटेड, इज डन। तो हमारे पास ब्लैटेंटली बोलूं, ब्लैटेंटली आई हैड ओनली वन सेक्शन 107, बस। वो भी एक्ट होना जरूरी है।
3 सेक्शन थे जहां पे इंप्लाइड कॉन्स्पिरेसी थी। सेक्शन 310, सेक्शन 400, 401, belonging to a gang of thugs, belonging to a gang of dacoits, and belonging to a gang of thieves. गैंग का मतलब क्या होता है? कॉन्स्पिरेसी। तो जब आप किसी गैंग को बिलोंग करते हो तो को कॉन्स्पिरेटर हो गए। तो merely when you belong to a gang, whether of thugs 310 or of dacoits 400 or of thieves 401, implied conspiracy है। तो हमारे पास आईपीसी में एक ब्लैटेंट सेक्शन था और 3 इंप्लाइड सेक्शन थे। बस दिस वॉज द लॉ ऑफ कॉन्स्पिरेसी। सेक्शन 107 explicit, sections 310, 400, 401 implied, implicit। ये था हमारा आईपीसी जब शुरू हुआ। एटीन 1868 में एक बहुत बड़ा जजमेंट आता है इंग्लिश लॉ में, जो पूरे दुनिया की लॉ ऑफ कॉन्स्पिरेसी चेंज कर देता है। आई हैव रन आउट ऑफ टाइम टुडे। यहीं से शुरू करेंगे टुमारो। थैंक यू। गॉड ब्लेस।